Hello students, today I am going to start new chapter vector. In previous chapter we have discussed about the types of physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी जो है हम उसमें डिस्कस किए हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वह उसे दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी एंड दूसरा ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी जो है यह हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के अनुसार उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पे सबसे पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है वो सिंपल एक रेशियो है ना, क्या है रेशियो। अब रेशियो में जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यह क्या है, रेशियो है ये वेलोसिटीज का, है ना। तो यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें यूनिट नहीं होती है, या रेशियो है तो यूनिट दोनों का कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार से एक डिजिट मिलती है हमको, और यह जो है ये रेशियो है। दूसरा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वह जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या है वो प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, सिंपल हम यहाँ बता देते हैं। मैग्नीट्यूड जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, मान लिया ये फोर्स है 2 न्यूटन ईस्ट, है ना। तो यहाँ पे 2 क्या है, यह नंबर को डिनोट कर रहा है, न्यूटन क्या है यूनिट है, ईस्ट क्या है डायरेक्शन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों साथ साथ क्या कहलाते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, मान लिया मास है, मास इक्वल टू 2 kg, तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है यूनिट है, दोनों साथ साथ यह मास का क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और देख लीजिए वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे 2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर पर सेकंड क्या है उसका यूनिट है, दोनों साथ साथ क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड कहलाएगा, किसका वेलोसिटी क्या या जो भी ये स्पीड, है ना। तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये वेलोसिटी रहेगी 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, इसमें यहाँ मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है ना। अब डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है फिजिकल क्वांटिटी में, उसको हम थोड़ा समझेंगे। अब यहां पे मान लिया जाए कि एक चौराहा है इस तरह से, है ना। ये चौराहा है, अब इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, चारों तरफ रास्ता है। हम यहां से लाइव हैं, यहां पे हैं हम, ये चौराहे से 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये व्यक्ति जो है ये इस साइड में 2 किलोमीटर पे, ये इधर से आ रहा है, ये मुझे फोन किया कि हाँ आप कहाँ पे हैं, हम आपके इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हैं, ठीक है, आप क्या में पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे फोन किया, मैंने बताया कि आप जहां पे हैं उससे 4 किलोमीटर की दूरी पे मैं हूं, आप आ जाइए, और बस फोन स्विच ऑफ हो गया। उसने क्या किया कि ये 4 किलोमीटर आया, इधर चला गया, मैंने फिर देखा अपना लोकेशन, फिर बता रहा है 4 किलोमीटर ही है ना, 2 और 2 4, तो 4 किलोमीटर ये, है ना। अब दिख रहा है कि भाई 4 किलोमीटर,
अब 4 किलोमीटर कहाँ पे है जी, यहाँ बता रहा है, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया। अब 4 किलोमीटर फिर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि नहीं, जैसे ही चौराहा पे आप आइएगा, उससे चौराहे से आप लेफ्ट टर्न हो जाइएगा या पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मुड़ जाइएगा, तब आपको हम मिल जाएंगे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन वो मिल जाएगी। लेकिन हमने कोई डायरेक्शन की वहां पे कोई चर्चा नहीं किया, और इस प्रकार से वह क्या हुआ, सफर हुआ, मतलब ज्यादा डिस्टेंस उसको मूव करना पड़ा। चलिए दूसरे एग्जांपल में समझते हैं। तो इस एग्जांपल से हमें यह पता लगता है कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अब मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे अलमारी वगैरह होती है घर में, मम्मा अकेले परेशान होती है कि बेटा थोड़ा और इसको कोने में करना, तो मम्मा भी कुछ फोर्स लगा रही है ना, और अपने बेटे को बोले कि आ जाओ थोड़ा इसको सरका के कोने में करते हैं दोनों मिलके। बेटा क्या करता है, इधर से फोर्स लगाता है। बताइए क्या ये डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा जहां तक इसको पहुंचाना है? नहीं पहुंचेगा, है ना। तो मम्मा बोलते अरे भाई उधर से नहीं, इधर से धक्का लगाओ। अब इधर से धक्का लगाएंगे दोनों मिलके, तब जाकर के कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन, जब मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगा रहा था तो उसका इफेक्ट कुछ और था। अब इस पार्टिकुलर दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तब कहीं ना कहीं सही तरीके से हम उस फोर्स को हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है फिजिकल क्वांटिटी में, वह बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हम, और कुछ जो है उसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। जैसे कहा जाए कि बेटा जाओ 2 किलो चीनी ले आओ, तो बेटा पूछे कि क्या उत्तर की ओर लाऊं या दक्षिण की ओर लाऊं? चीनी में डायरेक्शन होता है जी, या मास में डायरेक्शन होती है? नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मास है वह, उसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की, जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया, तो उसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल होता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि डायरेक्शन जो है वह सिग्निफिकेंस, कुछ फिजिकल क्वांटिटी में सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है और कुछ में नहीं करता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम डायरेक्शन के अनुसार हम और दो क्वांटिटी को हम लिखते हैं। सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटी, और एक है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं टेंसर, है ना। हालांकि टेंसर के बारे में हमें पढ़ना है नहीं, लेकिन अब देखें कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो और वेक्टर हो गया जिसमें डायरेक्शन एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है, उसको हम वेक्टर कहेंगे। कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, उसको हम टेंसर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो टेंसर क्वांटिटी है। एनीहाउ स्केलर जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन भी होती है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं करंट। अब देख लीजिए, करंट, किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो होता है ए से बी की ओर, जैसे बी की ओर करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की ओर, इसका डायरेक्शन है ए से बी की ओर। मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि 2 एम्पियर है, तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
क्यों नहीं है? तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उसको हम किसी न किसी विशेष रूल से ऐड करते हैं। और रूल क्या है? तो रूल है ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, है ना। तो उससे हम ऐड करते हैं, सिंपली ऐड नहीं करते हैं। जैसे हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये दोनों का इफेक्ट क्या होगा? दोनों का इफेक्ट 0 होगा। और ऐसे अगर हम अलजेब्रिकली हम इसको ऐड करें तो 2 और 2 4 होगा। तो 2 4 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका रिजल्ट 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वह क्या है? वेक्टर है। तो ये विशेष रूल से ऐड करते हैं, वो रूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम जब भी हम डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, तो उसमें हम शो करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और उसको एक विशेष रूल से हम ऐड करते हैं, तब वो प्रॉपर तरीके से पूरा डेफिनेशन होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे सच फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called a scalar quantity। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या हो जाएगा कि सच फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as मतलब उसके साथ साथ, कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज मतलब उसके साथ साथ डायरेक्शन होती है, एज वेल एज डायरेक्शन, एंड added by some specific rule। अब ये टर्म लिखना बहुत जरूरी है कि added by some specific rule is called vector quantity। ठीक है, तो सच फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है और उसको एक विशेष रूल से ऐड करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें एग्जांपल में जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, इसमें क्या होगा? वेक्टर में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और भी बहुत सारे हैं। अब बात रह गई टेंसर की। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी विच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, वह ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, इज कॉल्ड व्हाट? टेंसर क्वांटिटी। जैसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो इसको नोट कीजिए। अब यहां पे दूसरा जो टर्म है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका। पहला तरीका है ज्योमेट्रिकली, मतलब ज्योमेट्रिकली में हम क्या पढ़ते हैं? उसमें लाइन, सेगमेंट, पॉइंट, ये सब पढ़ते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक टर्म है डायरेक्टेड मतलब विथ डायरेक्शन। मान लिया जाए कि ये वेक्टर लाइन सेगमेंट है, इसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसमें डायरेक्शन के लिए हम एरो लगाए ऐसे। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो कहलाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, है ना। मान लिया जाए 10 न्यूटन फोर्स है,
20 न्यूटन फोर्स है, 30 न्यूटन फोर्स है, इस तरह से फोर्सेस हैं। तो मान लिया जाए कि हम 10 न्यूटन को शो करने के लिए 1 सेंटीमीटर हम खींचते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इसका टू 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। और जो एरो की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर खींचते हैं, तो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 सेंटीमीटर की जरूरत होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 न्यूटन को। उसी प्रकार से अगर 30 न्यूटन है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर, मतलब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक है जी। अब यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहां पे जो डायरेक्शन है वेक्टर का वह क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is given by an arrow। है ना, एरो हम देते हैं और जिस डायरेक्शन में एरो होगी उसी डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स the direction of arrow represents direction of vector, है ना। मतलब एरो की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अब यहां पे जो चीजें हैं वो है दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम किस चीज से एक तो हो गया कि ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा टर्म है कि वेक्टर को हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेटर भी बहुत सारा प्रकार है, उसमें भी कंप्यूटर खोलेंगे तो बहुत सारा, वो कर्सिव लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, पता नहीं क्या क्या है ना। तो सबसे पहले वेक्टर इज लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, और भी बहुत सारे लेटर है, कर्सिव लेटर है, लेकिन हम 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल वेक्टर, इसको कहते हैं इटालिक बोल्ड लेटर। तो हम 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे ये लेटर नहीं, ए बी सी जो भी हो, मतलब स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर से या इटालियन बोल्ड लेटर से। जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन को, तो स्मॉल से लिखेंगे तो स्मॉल से ही लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल ही लिखेंगे। अब बात रह गई क्या ये यूज करने लायक है हम लोगों के लिए, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इतना डिजाइन कौन बनाएगा। तो इसलिए हम यूज क्या करते हैं, तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। लेकिन जो भी फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो फॉरेन में
इटालियन बोल्ड ही यूज होता है, या बहुत सारे इंडियन राइटर भी हैं जो इस लेटर को यूज करते हैं। क्लियर है। अब जब भी लेटर से यूज होगा एक्सेप्ट इटालियन बोल्ड लेटर, तो उसके सर पे, हम माथे पे हम एक एरो का पार्ट देंगे। जैसे ए लिखें तो उसके सर पे एरो का पार्ट देंगे। ए इस डायरेक्शन में नहीं है कि इसी डायरेक्शन में है, नहीं। ए इसलिए कि ए जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो we put arrow part over the head of representing letter। ठीक है। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम या तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम समझेंगे। मान लिया जाए ए कोई वेक्टर है 2 मीटर ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए का मॉड या ए का मैग्नीट्यूड क्या है 2 मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए ओनली, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो 2 मीटर होगा। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मान लिया ए कर लिया हम, है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए का मॉड फॉर्म और सिंपल ए, है ना, दोनों में से कोई भी यूज हम करते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर से और ज्योमेट्रिकली। और भी है, वेक्टर को हम किसी टर्म में यूज करते हैं। वेक्टर को मैथमेटिकली भी यूज करते हैं, कुछ एनालिटिकली भी यूज करते हैं। सबसे पहली बात, वेक्टर को इस तरह से भी यूज हम करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यह कोई वेक्टर है ना, ए। अब कहें कि ये बाई, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, मान लिया कहते हैं कि हम एक्स एक्सिस के साथ यह थीटा एंगल बनाता है, तो थीटा एंगल तो इधर भी हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा नहीं है, यह जो बात है कि थीटा एंगल बना रहा है कोई वेक्टर, तो यह पूरी बात नहीं है। हमको बताना पड़ेगा कि वेक्टर ए जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। तो यहां पे लिखेंगे हम कि वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा with positive x axis in anti-clockwise direction। अब एंटी क्लॉक मतलब क्या हुआ, घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। तो इस चीज को नोट कीजिए। अब जो टर्म है वह है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आप कितने जानते हैं, 4, 5, 6 डायरेक्शन, टोटल एक्चुअली 10 होता है। कहीं कहीं 12 डायरेक्शन भी लोग बताते हैं, लेकिन उतना यूज हमें नहीं है, तो हम 10 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना, और 4 ये हो गया, 8 हो गया, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना जी। अब एक है अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब जैसे देखिए, हम कुछ फिगर बना रहे हैं, यह वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। चलिए हम कोई नाम नहीं करते हैं, नॉमिनल नहीं करते हैं।
ये एंगल है थीटा, है ना। फिर इस तरह का फिगर है, ये भी एंगल है थीटा। फिर एक तीसरा फिगर है, ये भी एंगल है थीटा। देखने में तो तीनों फिगर एक ही जैसा लगता है, और तीनों के बीच का एंगल अगर पूछा जाए तो थीटा ही लोग बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है। इस वेक्टर को देखो इस डायरेक्शन में है, इस वेक्टर को देखो इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी अलग अलग है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर है तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब साफ है कि जब दो वेक्टर का हेड या टेल एक हो, यहां पे टेल एक है, यहां हेड एक है, तब जो दोनों के बीच का जो छोटा एंगल है, एंगल मतलब दो चीज हो गया, ये भी एंगल है, ये बाहर वाले, तो बड़ा एंगल नहीं छोटा एंगल, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। फिर से सुनिए कि जब इस तरह का फिगर हो कि हेड और टेल एक हो वेक्टर का, तब जो छोटा एंगल है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। मतलब फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में आप देख लीजिए, फर्स्ट फिगर में एंगल थीटा है और सेकंड फिगर में भी थीटा है, लेकिन ये थर्ड फिगर में कुछ चेंज है, हेड और टेल एक नहीं है। तो जब हेड और टेल एक नहीं होगा तब हम किसी एक वेक्टर को हम सरकाएंगे। अब वो क्या हो गया है? इस फिगर को देखिए, जब भी किसी वेक्टर को हम मान लिया इसको हम स्लाइड करते हैं उसी डायरेक्शन में, यहां से हम यहां कर दिए स्लाइड करके, स्लाइड करने से तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। दूसरा तरीका है उसी के पैरेलल हम इसको शिफ्ट करें, ये वेक्टर इधर है, इसके पैरेलल नीचे शिफ्ट करें, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। जब भी किसी वेक्टर को हम उसी के पैरेलल स्लाइड करें, शिफ्ट करें, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो यहां पे भी हम इसको एक वेक्टर को स्लाइड करेंगे इस तरफ, है ना। तो ये वेक्टर इधर आ गया, मान लिया ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो ये जो ए है वही ए यहां है, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये वेक्टर इधर आ गया सरक के, है ना। अब इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये फिगर हमको मिलके आया, ऐसा फिगर बन गया, आप देख लीजिए सेम चीज है। ये एंगल कहीं ना कहीं थीटा है, हमें कौन सा एंगल चाहिए दो वेक्टर के बीच में? ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए है, तो हमें चाहिए छोटा एंगल, तो ए वाली एंगल, यही एंगल जो है वो दोनों वेक्टर के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो एक्चुअली में 180 माइनस थीटा है। और वो फिगर कैसा था? तो इस तरह से था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, थीटा। तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, रियली में वो एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो यहां पे है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब और क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस पे आधारित। ये एंगल है थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है इसको आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फर्दर आप अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी चीजें। तो बने रहें जेके सर के साथ।